आ जाओ बेटा, हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम इसका एनालिटिकल मेथड सीख रहे हैं। एनालिटिकल मेथड मतलब हमने ये सीख लिया था क्या कि अगर ये एक वेक्टर p वेक्टर, ये वेक्टर q वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट इसी जगह से निकलने वाला डायगोनल है। सीख लिया था हमने। बट ये तो हमने डायग्राम के मेथड से सीखा। अगर हमें p की वैल्यू दे रखी हो मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड दे रखा हो, इनके बीच में एंगल दे रखा हो, तो रिजल्टेंट की लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताना है हमें। और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा होगा p के साथ, वो बना रहा है। किसके साथ एंगल? p के साथ। p के साथ अल्फा है तो q के साथ कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। ओके, तो मुझे क्या बताना है? एक तो ये अल्फा बताना है, ये अल्फा, और इसे रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी है, लेंथ बतानी है। तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो ये पैरेललोग्राम है, अगर ये q है तो ये भी q है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, ओके। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो रिजल्टेंट की लेंथ क्या है? OA, और OA किसके बराबर है? OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अंडर रूट। ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। OA यानी R इस OC को मैं क्या ले सकती हूँ? OB प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब अगली बात को ध्यान से सुनना, BC अपॉन Q इज cos थीटा। तो BC को क्या लिखा जा सकता है? Q cos थीटा। AC अपॉन Q इज sin थीटा। तो AC को क्या लिखा जा सकता है? Q sin थीटा। तो OB को मैंने क्या लिख दिया? OB को मैंने क्या लिख दिया? OB, P की लेंथ। OB की लेंथ किसके बराबर है? P। BC की लेंथ Q cos थीटा, और AC की लेंथ Q sin थीटा। तो R आया मेरे पास अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बच्चा? 1। This is the length of the diagonal, or this is the magnitude of the resultant vector. This is the magnitude of the resultant vector. Okay? अच्छा, मुझे अगर एंगल निकालना हो, एंगल टेंजेंट अल्फा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन OC, यानी AC अपॉन OB प्लस BC। AC कितना है हमारे पास? Q sin थीटा। OB कितना है? P, BC Q cos थीटा। तो इसका मतलब टेंजेंट अल्फा कितना आया? Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। राइट, ये हमारे पास एंगल आ गया। किसके साथ? P के साथ। जिसका साथ आपको एंगल निकालना हो रिजल्टेंट को, उसी को P मानेंगे। सुनी मेरी बात, जिसके साथ एंगल निकालना हो उसी को P मानेंगे। याद रख लेना, जिसके साथ, नोट भी लिख लो, जिसके साथ एंगल निकालना हो उस वेक्टर को P मानेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये दो रिजल्ट आ गए। अभी मैं समझाऊंगी बहुत डिटेल में, ध्यान से सुनेंगे। सुनो शाबाश, आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है। तो रिजल्टेंट की लेंथ क्या होगी? रिजल्टेंट P वेक्टर प्लस Q वेक्टर है। ये मान लीजिए P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है। तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि रिजल्टेंट की लेंथ 4 प्लस 3 है, बिल्कुल नहीं। रिजल्टेंट की लेंथ
लेंथ कितनी है, मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट की लेंथ क्या होगी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा अंडर रूट। इसकी लेंथ 4 प्लस 3 नहीं ले सकते आप, समझे बात को? आओ शाबाश, चलते हैं आगे। लो बच्चा सुनो, ये p वेक्टर और ये q वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0, इनको ऐड करना हो कैसे करेंगे, ये p के हेड पे मतलब थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, p के हेड पे क्या रख दी, q की टेल, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा पहले की टेल से लास्ट वाले के हेड तक, दिस इज रिजल्टेंट। इस केस में रिजल्टेंट की लेंथ क्या आई, इस केस में रिजल्टेंट की लेंथ आई p की लेंथ प्लस q की लेंथ, या ऐसे भी लिखा जा सकता है रिजल्टेंट की लेंथ इज p की लेंथ प्लस q की लेंथ, या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q। ये हमने अच्छे से फिजिकली समझ लिया, बट अब हम इसको समझते हैं मैथमेटिकली। इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 है, दोनों को टेल से टेल ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना आएगा, 0। इफ थीटा इज 0 तो रिजल्टेंट कितना होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0, यानी अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1, तो रिजल्टेंट आया p प्लस q का स्क्वायर अंडर रूट, इन रिजल्टेंट आया p प्लस q। यही मैंने बताया था, ये मैंने डायग्राम से बताया और ये मैंने मैथमेटिकली बताया, नोट करेंगे। ओके, अब चलते हैं केस 2। केस 2 क्या है, मान लो कि q उल्टा है, मान लीजिए कि q उल्टा है, ऐसे p और q के बीच में एंगल कितने हैं आपकी बात, 180 डिग्री, कितना एंगल है, 180 डिग्री, राइट। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, पहले रखेंगे हम p, पहले रखेंगे p के हेड पर q की टेल, p के हेड पर q की टेल ऐसे रख दी, चिपकाया नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, पहले की टेल से लास्ट वाले के हेड तक, दिस इज रिजल्टेंट। डन। तो बताओ रिजल्टेंट की लेंथ क्या आई, मान लो ये 5 है और ये 2 है, ये 5 ये 2, तो रिजल्टेंट 3 आ गया ना। रिजल्टेंट की लेंथ क्या आई, p की लेंथ माइनस q की लेंथ। कब, जब थीटा कितना है 180। यहां करके देखें, यहां थीटा को लिख देते हैं 180, cos 180 कितना होता है -1, तो ये -1, तो यह माइनस और ये माइनस, ओके। और ये r की मिनिमम वैल्यू आएगी, क्यों, r मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, ठीक है। पिछले वाले में बेटा प्लीज लिख लेना, r जो r मैक्सिमम p प्लस q आएगी, r मैक्सिमम कितनी आएगी, p प्लस q, क्योंकि r मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और 1 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 0, तो p प्लस q इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट और p माइनस q इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ओके। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ। केस 3, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लो भाई, ये p ये q, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये बना, ये रिजल्टेंट, ये 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट की लेंथ क्या है, पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और बच्चों यहां भी देख लो, r होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, cos 90 0, तो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सारे के सारे केसेस हमने कैसे समझ लिए, डायग्राम से भी और मैथमेटिकली भी,
ठीक है, एक केस और बता रहे मैं आपको, ध्यान से सुनना, एक केस और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी मैं बता देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये पढ़ा था ना, ठीक है। या हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 2। इस आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले हैं। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस 2 cos थीटा। लो भाई यूज करेंगे। r कितना है, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और जो हमारा केस है, केस 4, वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, p इज इक्वल टू q मैग्नीट्यूड, दोनों का बराबर है। मान लो कि वो p है, तो r आया p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2pp cos थीटा, यानी 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। थके तो नहीं, नहीं थकना, थकना नहीं, शाबाश। 2p स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ले लिया भाई, ले लिया। ऐसा ऐसा एंटरटेनमेंट करो क्या, तुम्हारा गाना सुनाओ। अच्छा, 1 प्लस cos थीटा, अरे नलायको कितनी गलत लिखा है मैंने, देखा तुमने, ये गलत लिख रखा है मैंने, ये गलत लिख रखा है। मैं देख रही थी कौन जाग रहा है। नहीं नहीं, मैं से सच्ची में गलती हुई। 1 प्लस cos थीटा को जगह क्या लिखूंगी मैं, 1 प्लस cos थीटा की जगह लिखूंगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। समझ गए, cos थीटा बाई 2। इसको हम इसका स्क्वायर नहीं लगाते। cos स्क्वायर 30 का मतलब होता है cos 30 इंटू cos 30। ठीक है, 30 का स्क्वायर नहीं करते। ओके, तो 2 और 2 का कॉमन 2 आ गया, p और p स्क्वायर का p आ गया, और cos स्क्वायर का cos थीटा बाई 2 आ गया। लो भाई, ये हमारा बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। r इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2, r इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2, r इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। याद रखना हमेशा, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर तो आ जाएगा 2p cos थीटा बाई 2। आ जाओ शाबाश, चलेंगे आगे। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। लो देखो बच्चों, इसका सब केस, इसी का सब केस, ठीक है। अगर थीटा हो 120, थीटा 120 तो आ जाएगा 2p cos 120 बाई 2, 2p cos 60। cos 60 कितना होता है, 1 बाई 2, तो आ गया p। मतलब p और p का रिजल्टेंट p ही आएगा। कब, जब थीटा कितना होगा, 120 डिग्री, 120 पर एंगल जब 120 होगा तो p और p का रिजल्टेंट p ही आएगा। समझ ले इस बात को। लो शाबाश, दो तरीके से समझाऊंगी और दोनों तरीके से समझ में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके से समझ में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो भाई, ये एक वेक्टर p, एक वेक्टर और एक और वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना, 120। तो अगर मैं डायगोनल बनाऊंगी तो डायगोनल की लेंथ जो रिजल्टेंट होता है उसकी लेंथ p के बराबर आएगी। ओके, रिजल्टेंट की लेंथ किसके बराबर आएगी, p के बराबर आएगी। समझ गए मेरी बात। अच्छा, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। बड़ा अच्छी बात है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है। एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इनके बीच में ये एंगल 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये 120 होगा। एंगल 60 माना जाएगा, 120 माना जाएगा, 120 माना जाएगा। ये भी p, ये भी p, तो ये रिजल्टेंट बना ट्रायंगल लॉ से, पहले के हेड पे दूसरे की टेल। तो रिजल्टेंट की लेंथ जो आएगी वो p ही आएगी, और आएगी ही क्योंकि कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो p और p दोनों साइड बराबर है, एंगल 60 डिग्री, तो तीसरी साइड भी बराबर ही होती है। दो साइड्स बराबर और एंगल 60 डिग्री, तो तीसरी साइड भी बराबर ही होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है।
ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। ठीक है, अब आगे कुछ और चीजों को समझेंगे। शाबाश बच्चों, बहुत सारी बातें समझने की हैं। चलो पहले तो आपका टेस्ट लेते हैं। ये लीजिए टेस्ट। कैसा टेस्ट है ये भाई? आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू डैश। आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू डैश। आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये मुझे मैग्नीट्यूड बोलने चाहिए थे, शायद मैंने बोले नहीं है। इफ थीटा इज इक्वल टू डैश, if p vector magnitude is equal to q vector magnitude, then is equal to p, then r is equal to this। ठीक है, और if p is equal to q is equal to p and theta is equal to 120 डिग्री, तो r is equal to this। बोलो शाबाश, बोलो बोलो क्या आंसर आएंगे? इसका आंसर आएगा 0 डिग्री, नंबर देना खुद को। इसका आंसर आएगा 180 डिग्री, इसका आंसर 90 डिग्री, इसका आंसर 2p cos थीटा बाई 2 और इसका आंसर p। ठीक है, राइट। चलो मुझे बताओ आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? एक और क्वेश्चन। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मिनिमम इज इक्वल टू, बोलो। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू पी मैग्नीट्यूड प्लस क्यू मैग्नीट्यूड, या इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है। और आर मिनिमम इज इक्वल टू पी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। आओ शाबाश, लिखेंगे हम कुछ बातों को। टेस्ट को आपने लिख लेना है, कॉपी में टेस्ट भी नोट करना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड p वेक्टर प्लस q वेक्टर और p माइनस q के बीच में ही लाई करता है। पहली बात। दूसरी बात, if theta is equal to 90 degree या if p vector perpendicular to q vector, r is equal to under root of p square plus q square। ये हम उनको कंक्लूजन में लिख रहे हैं सारी बातों को जो हमने लिखी है। तीसरी बात, if p is equal to q is equal to p, r is equal to 2p cos theta by 2। चौथी बात, if p is equal to q is equal to p and theta equal to 120 degree, resultant is equal to p। ये सारी बातें हमको एक बार फिर से नोट करनी है। मैं भी तो लिख रही हूँ ना बेटा बोर्ड पर, मैं भी लिख रही हूँ तो आपको भी लिखनी है। चलो शाबाश, आगे चलेंगे। लाओ छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, ठीक है। If p vector magnitude is 7, q vector magnitude is 3, resultant of the magnitude of resultant of p and q can be, ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, 11, 9, 2, 30। देखो याद करो, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड की, वो क्या होती है? 7 + 3 और 7 - 3 के बीच में, यानी 10 और 4 के बीच में।
तो रिजल्टेंट 4 से बड़ा होगा या 4 और 10 के बीच में होगा? 4 और 10 के बीच में कौन सी ऑप्शन है? केवल दिस, ओनली दिस। बोलो समझ गए आप बात, है ना? समझ गए? ऐसा क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको, मान लो यहां दे दूं 6 और यहां दे दूं 4, आपको दे दूं मैं 10 और 2 3 5 11 1 और क्वेश्चन दे दो कांट बी 6 और 4 10 और 6 माइनस 4 2, तो रिजल्टेंट किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 10 के बीच में। रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन 2 एंड 10। तो 2 एंड 10 के बीच में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन आ गए 11 एंड 1। चलिए आगे, शाबाश, आगे चलते हैं। ओके, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, कैन रिजल्टेंट ऑफ 3 8 6 बी 0? देखो बेटा, अगर तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, या तो दो एक डायरेक्शन में हो और तीसरा उनके अपोजिट हो, इन दोनों का सम इस तीसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो, राइट? इन दो का सम इस तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो, या तो एक ऑप्शन ये है, या फिर वो तीनों मिलके क्या बनाए? ट्रायंगल, क्लोज ट्रायंगल, इन ऑर्डर ले रखे हो, ट्रायंगल बनाए, या फिर दो पैरेलल हो और तीसरा बिल्कुल उनके अपोजिट हो, ठीक है? या फिर क्या हो कि वो तीनों मिलकर क्या बना रहे हो? क्लोज ट्रायंगल, अगर उनको ऑर्डर में लिया जाए, पहले के हेड पर दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल। तो इसने भी पूछा है कैन, पक्का नहीं पूछ रहा क्या हो सकता है 0 की नहीं। अच्छा, मान लो 3 और 8 एक डायरेक्शन में हो, 3 और 8 और 6, तो इनका सम 0 नहीं होगा। अच्छा, 3 और 6 इधर हो, 8 इधर हो, तो ये 9 और ये 8, इनका भी सम 0 नहीं होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है। बट क्या ये ट्रायंगल बना सकते हैं? ट्रायंगल बनाने की क्या कंडीशन है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। 3 और 8 11 6 से बड़ा है, 8 और 6 14 3 से बड़ा है, 3 और 6 9 8 से बड़ा है। यानी यस, दे कैन फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल, दे कैन, पक्का नहीं पता बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ऑर्डर में रखे हैं कि नहीं रखे हैं, एंगल क्या है हमें नहीं पता। They can form a close triangle, hence their resultant can be 0. Hence their resultant can be 0. मैं आपको और एग्जांपल्स दे रही हूं, आपने बताना है किनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है और किनका नहीं। लिखना, आउट ऑफ फॉलोइंग which pair can form जीरो रिजल्टेंट? दे सकते हैं, श्योर नहीं, हम देखते हैं जीरो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लॉट चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास है 6 8 1, ठीक है। नंबर 2 7 3 12, नंबर 3 10 10 10, नंबर 4 8 9 7, नंबर 5 आपको मैं दे देती हूं 4 3 6। पहले इसको देखते हैं। अगर मान लो 6 और 1 एक लाइन में हो, 6 और 1 और इधर 8, तो 6 और 1 बनेगा 7 और इधर बनेगा 8, तो यानी इस तरह से दे नहीं सकते। मैं ट्रायंगल बना के देखूं, 6 और 8 क्या बना? 14, 14 1 से बड़ा है, ठीक है। 8 और 1 क्या बना? 9, 9 6 से बड़ा है, तो भी ठीक है। लेकिन 6 और 1 क्या बना? 7, और 7 8 से छोटा है, तो एक क्लोज ट्रायंगल नहीं बना सकते। ट्रायंगल नहीं बना सकते, नो। इसको देखें, 7 और 3 10, और 10 12 से छोटा है, तो ये तो बना ही नहीं सकता। 10 10 10, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, यस बना लेंगे। 8 9 7, 8 और 9 17, 17 7 से बड़ा है। 9 और 7
7 16 8 से बड़ा है, 8 और 7 15 9 से बड़ा है, तो ये बना लेंगे। 4 और 3 7, अरे इसमें 4 इधर 3 इधर और 7 इधर हो जाए तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ये तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए, 4 और 3 एक तरफ और 7 अपोजिट तरफ, तो ये भी 0 रिजल्टेंट दे सकता है अगर 4 और 3 एक तरफ हो 7 एक तरफ। तो बोलो समझ में आया आपको, राइट? चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं हम इस पर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखो दिखाई दे रहा है अब अच्छे से, यस सेट कर दिया मैंने स्क्रीन पर। P और Q आर वेक्टर प्लस Q वेक्टर आर वेक्टर है और R इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। पहले यही तक पढ़ते हैं, ये P वेक्टर और R इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। देखो P प्लस Q R आ गया कि नहीं, P के हेड पर Q की टेल और R इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। अच्छा, P की लेंथ और Q की लेंथ का सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ P एंड Q इज 17। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ P एंड Q इज 17, यानी P की लेंथ अगर x है तो Q की लेंथ 17 माइनस x है, राइट? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ P, Q एंड R। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ P, Q एंड R। अच्छा, ये भी दिया हुआ इसमें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ R इज, ये दिया हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन में दिया है, तो आपको क्या बताना है, ये 5 है, ये x है और ये 17 माइनस x है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, P और Q का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस लगा दोगे। 17 माइनस x का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्व करो, x आपके पास आ जाएगा 12, x आपके पास आ जाएगा, चेक करो, सॉरी बेटा P एंड Q को 13 कर देना, 13, आई एम सॉरी, ये 13 माइनस x। दोबारा समझ लो, आपको बोला है कि P और Q का सम आ रहा है। देखो P वेक्टर की हेड पर Q वेक्टर की टेल रखी और ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब बोला क्या कि P और Q के मैग्नीट्यूड का सम 13 है, मतलब अगर P x है तो Q 13 माइनस x है, राइट? आई एम सॉरी बेटा, 17 ही सही था, 17 ही सही था, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये 17 माइनस x है, पहले ही सही था बेटा, ये x है तो ये 17 माइनस x है और r का मैग्नीट्यूड 5 है। थोड़ी सी हो जाता है ना, कभी कभी सटक जाता है क्या। चलो समझ गए, आपको क्या दे रखा है, एक x है, एक 17 माइनस x और एक 5 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 17 माइनस x का स्क्वायर, पहले मैंने बीच में गलती से पता नहीं क्या कर डाला, और आपको x की वैल्यू निकालनी है, राइट? आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा,